नजर आएगी। आपने देखा कि बार-बार मौकों पर देखा गया कि जैसे ही कोई दूसरे दलों से इस तरफ आता है तो बीजेपी उसको जो है मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तक बना देती है। एकनाथ शिंदे को आपने देखा, हेमंत बिस्वा को आपने देखा, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो कि दूसरे दलों से आए हुए लोगों को बीजेपी इस तरह के मौके देते हुए नजर आती है। हो सकता है कि तेजस्वी ने भी अब कोई ऐसी चाल चल दी हो, बोला हो कि भाई अगर 10 विधायक इधर आएंगे तो 10 को हम मंत्री बना देंगे। तो नीतीश और बीजेपी एक तरीके से फेल होते हैं नेहा जी, तो उनके लिए एक बहुत खराब मोमेंट होगा कि उन्होंने आपाधापी में बिना कुछ सोचे समझे सरकार तो बना ली लेकिन उसको साबित नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो आरजेडी है अब वो बीजेपी पे वार करती हुई नजर आएगी और साथ में एक तरीके से उनकी जीत होगी लोकसभा चुनाव से पहले कि हमने जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी उसको गिरा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में बात करें तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को बहुमत कैसे ना कैसे कर साबित करनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठकर नजर आ रहा है कि अगर बाय चांस यहाँ पर जो नीतीश कुमार है वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो फिर क्या भविष्य होगा यहाँ पर नीतीश कुमार का। क्या यहाँ पर फिर से आरजेडी की सरकार बनती नजर आएगी? और दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ बिहार में लगातार ये चर्चा सामने आ रही है कि यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त की खबर सामने आ रही है। कभी आरजेडी यहाँ अपने विधायकों को तेलंगाना भेजते हैं तो कभी हैदराबाद भेजते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए यहाँ अपने विधायकों को यहाँ बोध गया भेजते नजर आई है। यानी कि डर तो दोनों पार्टियों को है। डर यहाँ दोनों लोगों को ये सताया हुआ है कि 12 तारीख से पहले दोनों पार्टियों के विधायक इधर से उधर और उधर से इधर भागते ना नजर आए। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 से 2 दिन पहले यहाँ नीतीश कुमार जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और जैसे ही मिलकर बाहर निकले तो यहाँ मीडिया कर्मियों ने उनसे एक सवाल पूछा तो वो ऐसा जवाब देते नजर आए कि जनता ठाके मारकर यहाँ हंसती नजर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या उन्होंने कह दिया, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार यहाँ ये कहते नजर आए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए में ही रहेंगे। तो बताइए कैसे भरोसा कर लिया जाए यहाँ पर नीतीश कुमार का। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट में 2 दिन बचे हैं और 2 दिन पहले या फिर फ्लोर टेस्ट वाले ही दिन क्या नीतीश की सरकार गिरने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी से जानना चाहेंगे कि अमन जी क्या लगता है आपको, 2 दिन बाकी बचे हैं फ्लोर टेस्ट में और बिहार में यहाँ बवाल मचा हुआ है। विधायकों को कभी गया भेजा जाता है तो कभी हैदराबाद भेजा जाता है। क्या यहाँ दोनों दलों को अपने अपने विधायकों के इधर उधर जाने का डर सताया हुआ है? देखिए बिल्कुल बिहार की बात कर रहा हूँ। देखिए लगातार जब से सरकार बनी है नीतीश और बीजेपी की मिलकर उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि भाई चलिए आपने गठबंधन करके सरकार तो बना ली, आरजेडी को बाहर तो कर दिया, लेकिन क्या आप फ्लोर टेस्ट में अपने आप को पास कर पाएंगे? क्योंकि ये एक बड़ी आजमाइश होती है किसी भी सरकार के लिए, किस तरह से वो फ्लोर टेस्ट में खुद का जो बहुमत है वो साबित कर पाए। और देखिए बहुमत का आंकड़ा तकरीबन 122 का है और यहाँ पर अगर मिला जुला कर देखा जाए तो इस समय जो जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है उनके पास अगर मांझी के 4 मिला दिए जाए, एक निर्दलीय को मिला दिया जाए तो तकरीबन 127 या 126 के आसपास का ये आंकड़ा बनता है। और ऐसे में जो मांझी का बागी सुर हम देख रहे हैं लगातार बना हुआ है। इसके अलावा जेडीयू के तमाम सारे विधायक ऐसे हैं जो नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं बीजेपी के बारे में आपने खुद भी बताया कि जिस तरह से वो अपने विधायकों को यहाँ से वहाँ भेजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि स्थिति उतनी बेहतर नहीं है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनके जो विधायक हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। कल तक हम बीजेपी के खिलाफ जो है मुखर होकर बोलते थे, वहीं बीजेपी के जो नेता एमएलए हैं वो जो है जेडीयू के खिलाफ मुखर होकर बोलते थे। अब एकदम से एक दूसरे के प्रति इतना प्यार कहाँ से लाएं कि सरकार का जो बहुमत है वो साबित होता हुआ दिखाई पड़े। तो इसमें कहीं ना कहीं पेच अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कि जैसा आपने कहा भी कि बीजेपी खुद परेशान है, देखिए बीजेपी की परेशानी का कारण ये है क्योंकि बीजेपी अब तक नेहा जी दूसरे दलों के साथ में इस तरह का काम करती रही है कि उनके विधायकों को पकड़ के अपने खेमे में लेके आना, सरकारें तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, ये उसका अब तक काम रहा है। ऐसे में उसको इस बात का डर सता रहा है कि अगर तेजस्वी ने कोई लालच देकर अगर 10 विधायक हमारे खींच लिए तो यहाँ पर उनकी सरकार जो है धराशायी होती हुई नजर आएगी। आपने देखा कि बार मौकों पर देखा गया कि जैसे ही कोई दूसरे दलों से इस तरफ आता है तो बीजेपी उसको जो है मंत्री नहीं बल्कि
मुख्यमंत्री तक बना देती है। एकनाथ शिंदे को आपने देखा, हेमंत बिस्वा को आपने देखा, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो कि दूसरे दलों से आए हुए लोगों को बीजेपी इस तरह के मौके देते हुए नजर आती है। हो सकता है कि तेजस्वी ने भी अब कोई ऐसी चाल चल दी हो, बोला हो कि भाई अगर 10 विधायक इधर आएंगे तो 10 को हम मंत्री बना देंगे। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है और ये बारंबार देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो बड़ा उदाहरण इसका है, जो उस समय बीजेपी के साथ बनकर अपने आप को बहुत ये बता रहे हैं कि मैं तो एकदम बेदाग छवि का आदमी हूँ और मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो उनका जो पाला बदलने का स्टाइल है, हो सकता है कि उनके जो विधायक है वो उनको भी पसंद आ गया, हो सकता है वो भी अपना पाला बदलते हुए नजर आ जाए कि जब हमारे जो बड़े नेता हैं जब ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। इसी तरह से गोपाल मंडल को आप देखिए, खुलेआम बयानबाजी करते हैं कि भाई 5 करोड़ मुझे मिलेगा तो क्यों नहीं लूंगा, बिल्कुल। फिर चाहे ईडी मुझे परेशान करे या सीबीआई मुझे परेशान करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कितने और नेता हैं जो इस तरह का मुखर होकर बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे और साथ में बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है इसको फंसाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी ने ये बात कही कि यहाँ पर विधायक जो है एक दूसरे को फंसाते बिल्कुल नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी राज्य में यहाँ तख्ता पलट होता है तो सारा गेम जो खराब करते नजर आते हैं वो होते हैं विधायक। मुंबई महाराष्ट्र में भी देखा था कि यहाँ पर शिवसेना को 2 गुटों में बांटने वाले यहाँ पर बात करूं मैं तो यहाँ पर ये देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट है वो विधायकों से ही यहाँ पर राजा बनते नजर आए थे और उद्धव को एक बड़ा झटका यहाँ मिला था। बात यहाँ पर बिहार की ही करते हैं तो बता दें आपको कि बिहार की राजनीति को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ परिवार में ही कलह मस्ती नजर आ रही है। बता दें आपको अमन जी कि अभी अभी यहाँ देखा ये गया है कि जो जीतन राम मांझी हैं उनकी समधन अब मोर्चा खोलते नजर आई है। उनकी समधन का यहाँ पर ये कहना है कि अगर उनके भाई से ये मंत्रालय यहाँ पर छीना, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि जो जीतन राम मांझी के बेटे को यहाँ मंत्रालय सौंपा गया है वो उनकी समधन यानी कि संतोष सुमन की जो सास है उनके भाई से वो मंत्रालय छीनकर तब संतोष सुमन को वो मंत्रालय सौंपा गया है। तो अब यहाँ पर अपनी कह सकते हैं समधी के खिलाफ उतरती नजर आ रही है उनकी समधन, अपने दामाद से ये कहती नजर आ रही है कि अगर मेरे भाई से ये मंत्रालय छीना तो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। तो अब देखिए बिहार में जहां मंत्रियों की लड़ाई हो रही थी अब परिवार में ही कलह देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं आप ये सब कुछ? देखिए नेहा जी, परिवारवाद की आपने जिक्र किया और जाहिर बात है कि बीजेपी इसके ऊपर खूब तंज कसती है, कभी राहुल गांधी पे निशाना साधती है, कभी अखिलेश पे निशाना साधती है, कभी तेजस्वी के ऊपर वार करती हुई नजर आती है। लेकिन यही बीजेपी है जब उसके पार्टी के सम्राट चौधरी एक तरीके से जब वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनके ही पिता शकुनी चौधरी कितने दिनों से राजनीति में जो कह सकते हैं सांसद भी रहे हैं, तमाम बार जो है विधायक भी रहे हैं और एक बड़ा रुतबा उनका है और ऐसे में उनके नाम पे बीजेपी चुप हो जाती है। आपने मांझी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि मांझी, उनके बेटे, उनके कह सकते हैं कि जो ससुराल पक्ष है वो लोग और तमाम तरह से ऐसी जो पार्टी जो है पूरे परिवारवाद के आसपास नजर आती है, उस पर बीजेपी का कोई स्टैंड क्लियर कभी नहीं हो पाता। साथ में अब जो बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई आपने जो है देखा जा रहा है कि जो उनकी सास है वो ये कहती हुई बात नजर आती है जो कह सकते हैं संतोष सुमन की, कि भाई आप जो है मेरे भाई का जो पद छीनकर आप कैसे उस पद को ले सकते हो, जबकि जो संतोष सुमन उनके दामाद लगते हैं। तो ऐसे में आपस में जो घालमेल हो रहा है इसका भी खामियाजा मुझे लगता है कि नेहा जी कि यहाँ पर जो गठबंधन है बीजेपी जेडीयू गठबंधन है उसको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो गई, यहाँ पर तिफरके आपस में पड़ गए तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी जेडीयू को अपना जो मोर्चा है उसको संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब तक दूसरों के घरों को तहस नहस करने वाली बीजेपी अब ऐसे में क्या बिहार में अपना घर बचा पाएगी, क्योंकि अब तक उसको ये कहने में बड़ा मजा आता था कि भाई आपके विधायक है, जब आप नहीं संभाल पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी और उसके दल दोनों की स्थिति ऐसी है कि वो दोनों को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप देखें कि जितने भी उसके साथी दल हैं, चाहे हम चिराग पासवान के दल की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा के दल की बात करें, इसके अलावा मुकेश सहनी के दल की बात करें, एक लंबी फहरिस्त है नेहा जी। इसके अलावा अगर हम देखें कि जिस तरह से आपस में जो कह सकते हैं कि मनमुटाव दिखाई पड़ता है, आपस में जो उनके विधायक हैं वो भी यहाँ से वहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब क्या 12 तारीख को, जो कि एक बहुत अहम दिन है, बहुत जरूरी दिन है खासकर बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर नीतीश और बीजेपी एक तरीके से फेल होते हैं नेहा जी तो उनके लिए एक बहुत खराब मूवमेंट होगा कि उन्होंने आपाधापी में बिना कुछ सोचे समझे सरकार तो बना ली लेकिन उसको साबित नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो आरजेडी है अब वो बीजेपी पे वार करती हुई नजर आएगी और साथ में एक तरीके से उनकी जीत होगी लोकसभा चुनाव से पहले कि हमने जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी उसको गिरा दिया।
बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि 12 तारीख बहुत ही ऐतिहासिक वाली तारीख साबित हो सकती है बिहार में, क्योंकि जहाँ नीतीश कुमार ये खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं कि वो बहुमत साबित कर दिखाएंगे, लेकिन शायद नीतीश कुमार को यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि बहुमत साबित करना इस बार उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना आसान वो सोच रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।